अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों में खैरोफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें फंक्शंस और लिमिट्स के हवाले से हमने पढ़ना है। और इसमें जो है पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शन का है कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है और ये फंक्शन की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी। चलें देख लें, मैं फिर आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। अ फंक्शन इज़ ए रूल, फंक्शन एक असूल है। रिलेटिंग टू सेट, इसमें दो सेट होते हैं, दो सेटों के साथ जुड़ा हुआ होता है। इन सच ए वे, कि इस तरह दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, जो पहला सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ईच का मतलब हर एक एलिमेंट, कॉरिस्पॉन्ड का मतलब ये है कि जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि हम ना दो सेटों के एलिमेंट के पेयर बनाते हैं। वो पेयर बनाना असल में जब उनको जोड़ना आपस में, वो क्रॉसपॉन्डिंग कहते हैं उसको। ये क्रॉसपॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट, इसको हम यूनिक भी कहते हैं। यूनिक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए, यूनिक एलिमेंट इन द सेकंड सेट। तो सिंपली मैं ये कहता हूँ कि फंक्शन जो होता है ये दो सेटों के दरमियान एक असूल है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक सेट है x और ये मेरे पास एक सेट है और y। और थोड़ा सा अपने दिमाग को फर्स्ट ईयर में ले जाएं और उसमें हम इस तरह की फिगर्स बनी हुई थी और इसमें कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। तो यहाँ मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 3 एंड 4 और इसी तरह कुछ एलिमेंट्स जो है मैं यहाँ ले लेता हूँ A B C D E F। अब आपने क्या करना है कि ये फंक्शन हो गया और ये दो सेट हो गए, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट हो गए। अब इनके एलिमेंट को आपस में आपने कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बनाने, जैसे मैं इस तरह लेता हूँ 1 के साथ जो है B को अटैच कर देता हूँ। अच्छा, अब 1 के साथ जो है B अटैच किया है, अब 1 के साथ मैं कोई और एलिमेंट अटैच नहीं कर सकता। ये जो बात कही गई है ये इसको ज़ाहिर कर रही है कि एक ही एलिमेंट के साथ अटैच करना है। अच्छा, 2 के साथ जो है मैं A को अटैच कर देता हूँ, 3 के साथ जो है मैं C को अटैच कर देता हूँ, 4 के साथ जो है मैं D को अटैच कर देता हूँ। अब ईच एलिमेंट की जो बात की गई है फर्स्ट सेट में वो ये है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट जो हो वो जो सेकंड सेट है उसके एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। यहाँ कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ये फंक्शन की कंडीशन है। हाँ, यहाँ बच सकते हैं, आप देख रहे हैं कि दो E और F एलिमेंट मैंने अटैच नहीं किए, इसका कोई मसला नहीं है। तो ये इसका जो है डायग्राम बन गया। और अगर आप इसको सेट की शक्ल में लिखते हैं ऐसे, जैसे हम फर्स्ट में लेते थे कि 1 किसके साथ अटैच है B के साथ, अच्छा जी 2 का पेयर बना है A के साथ, 3 को हमने C के साथ लिया है और 4 को हमने जो है D के साथ लिया है। ये हो गया, ये सेट की शक्ल में वो जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब आप अगर इसमें जो है आपको कहा जाए कि इसकी डोमेन क्या है तो आप फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे 1 2 3 4 और ये 1 2 3। जो पहला सेट है x, ये जो होगा ये डोमेन कहलाता है। x जो होगा ये क्या होगा, डोमेन होगा इसकी। अच्छा जी, अब दूसरा सेट y है, ये y सारा का सारा इसको हम को डोमेन कहते हैं, को डोमेन कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें जो एलिमेंट, वो वाले एलिमेंट जो कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ अटैच हैं ये रेंज कहलाएंगे। ये क्या होगा, ये रेंज कहलाएंगे, यानी A B C और D रेंज आएंगे। अब वैसे भी आप अगर यहाँ से देखें तो इसकी अगर डोमेन निकालते हैं फर्स्ट में कैसे निकालते हैं आप, 1 2 3 एंड 4 ले लेंगे, ये x के बराबर आ जाएगा।
और अगर हम इसकी रेंज की बात करें कि हमने f की रेंज निकालनी है, तो आप कौन से एलिमेंट लेते हैं? जो सेकंड वाले हैं, यानी a b c d, a b c और d, ये इसकी रेंज होगी। हाँ, पूरा का पूरा सेट y जो होगा ये रेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट बच भी सकते हैं, ये याद रखेंगे, ये पॉइंट वाली बात है। पूरा सेट y नहीं है, y में वो एलिमेंट रेंज में होंगे जो x के एलिमेंट के साथ अटैच होते हैं। तो ये तो फंक्शन के हवाले से इसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन के हवाले से बात की है मैंने। तो अब हम आगे चलते हैं कि एक मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम था लेबनीज़। लेबनीज़ ने सबसे पहले जो लफ्ज़ है फंक्शन का इस्तेमाल किया। सबसे पहले ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है फंक्शन, सबसे पहले किस मैथमेटिशियन ने यूज़ की? ये की लेबनीज़ ने। और ये उसने जो है 1673 में सबसे पहले जो फंक्शन का लफ्ज़ यूज़ किया वो जर्मन मैथमेटिशियन था, इसका नाम लेबनीज़ था। उसने बताया कि फंक्शन एक्चुअली जो होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक दूसरे पर इन्हिसार की शक्ल में होता है फंक्शन। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे पास एक सर्कल है और ये इसका रेडियस है, और इसका जब हम एरिया लेते हैं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये एरिया जो है ये और आर जो है ये जो है आपस में जो है एक दूसरे पर इन्हिसार कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो रेडियस है, अगर मैं देखें कि अगर रेडियस को बढ़ा देता हूँ तो ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। अच्छा, अगर मज़ीद सर्कल जो है बड़ा कर दें हम, तो इसमें जो रेडियस, अब देखें ना कि रेडियस के चेंज होने से एरिया क्या कांस्टेंट रहेगा? ये एक सवाल है। नहीं, तो ये रेडियस के चेंज होने से एरिया भी चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि जो ए है सर्कल का जो एरिया है ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन रेडियस आर, ये आर पर डिपेंड। यानी कि लेबनीज़ ने ये बताया कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो इस तरह आपस में जुड़ी हुई होती हैं कि वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो उसके बाद जो है इसको जो आप जो है इसका जो सिंबल है, इसकी सिंबॉलिक जो फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म वो कैसे हम लेते हैं? वो हम लेते हैं एफ एक्स और ऐसे एरो लगाते हैं और एंड पे वाई ले लेते हैं। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? रीड एज f is a function x, f is a function from set x to set y। इसको रीड हमने ऐसे करना है। और ये आपको पता है कि जो x पहला सेट है ये डोमेन होता है और y जो होता है को डोमेन होता है। ये इसकी सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। उसके बाद हमारे पास एक और मैथमेटिशियन आया जिसका नाम था एलर मैथमेटिशियन। ये जो है ये स्विस मैथमेटिशियन था, इसका स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ था। स्विस मैथमेटिशियन। अच्छा, ये स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ था इसका, एलर का। इसने जो फंक्शन है, फंक्शन में दो जो क्वांटिटीज़ हैं उसको एक इक्वेशन की शक्ल में लिखा है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। इस तरह y, इसको रीड कैसे करेंगे? y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी कि ये जो y हो गया ये इक्वल हो गया ये f और ये x,
यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स। अच्छा जी, ये एलर मैथमेटिशियन था जिसने फंक्शन के बारे में बताया कि ये इक्वेशन की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। अब इसमें जो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये हो गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें जो x हमारे पास है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जबकि जो y है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ये डिपेंडेंट, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन x, ये x वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है y। तो अब इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सिर्फ फंक्शन को डिस्कस किया है कि जो फंक्शन है वो दो सेटों के दरमियान एक ताल्लुक़ है जिसमें फर्स्ट सेट का जो हर एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ अटैच होता है। फिर मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, उसमें एलिमेंट्स को अटैच किया है, यानी कि इसको हम पेयरिंग भी कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग भी कहते हैं। उसमें फर्स्ट सेट जो होता है डोमेन होता है, सेकंड सेट जो होता है को डोमेन होता है, और वो एलिमेंट सेकंड सेट के जो फर्स्ट सेट के साथ अटैच होते हैं उसको हम जो है रेंज कहते हैं। तो ये मैंने फिर सेट की शक्ल में इसकी डोमेन रेंज भी निकाल के दिखाई है जैसे आप फर्स्ट ईयर में करते थे। उसके बाद जो है एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम लेबनीज़ था। 1673 में उसने सबसे पहले लफ्ज़ फंक्शन का इस्तेमाल किया और उसने बताया कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसकी एक एग्जांपल दी सर्कल की, कि सर्कल का जो एरिया होता है वो सर्कल के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अगर रेडियस छोटा होगा तो एरिया छोटा निकलेगा, अगर रेडियस आप बढ़ा देंगे, उसको इंक्रीज़ करेंगे तो एरिया भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखी है, इसको लिखते हैं f कॉलन x एरो y। इसको पढ़ने का तरीका f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, इस तरह पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये एलर एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसने इक्वेशन की शक्ल में फंक्शन को लिखा, और इसको पढ़ने का तरीका ये है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। तो अब इसमें जो हमारे पास है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आज के लिए फंक्शन, उसकी डोमेन रेंज के हवाले से हमने डिस्कशन की, थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाके जिन मैथमेटिशियंस ने उनकी टर्म्स डेवलप की उसको डिस्कस किया है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।